हेलो एवरीवन, मैं आपकी हिंदी एजुकेटर रूपाली वर्मा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं डेफिनेट सक्सेस पाठशाला में। इस पाठशाला में आज की कक्षा लग रही है क्लास 10th की कोर्स बी के स्टूडेंट की। तो जरा ध्यान दीजिएगा, क्लास 10th हिंदी कोर्स बी हम करा रहे हैं और कोर्स बी में जो हम लेकर आए हैं वो है हमारा स्पर्श भाग 2। ये बुक हमारी 2 खंडों में विभक्त है, गद्य खंड और पद्य खंड। तो पद्य खंड हमारा कंप्लीट हो चुका है, अब हम आ चुके हैं गद्य खंड में। और गद्य खंड का जो हमारा चैप्टर हम अभी तक करा चुके हैं 12, और हमने अभी रिसेंटली जो चैप्टर कराया वो था आपका चैप्टर नंबर 13, पतझड़ में टूटी पत्तियां। यहाँ पर हमने 2 प्रसंग पढ़े थे। 2 प्रसंग कौन कौन से थे, ध्यान दीजिएगा। पहला प्रसंग हमारा था आपका गिन्नी का सोना और दूसरा था झेन की देन। गिन्नी का सोना जो कि यहाँ पर सोने के माध्यम से अपने आदर्शों को व्यवहारिकता तक लाने की बजाय व्यवहारिकता को आदर्श तक ले जाने की बात कही गई थी। जिस तरीके से हम शुद्ध सोने को बहुत ही प्योर मानते हैं, उन शुद्ध सोने को आदर्श बताया गया, और उस सोने में जो तांबा मिलाया जाता है उसकी मजबूती बढ़ाने के लिए ताकि उसे इस्तेमाल किया जा सके, वो होती है आपकी व्यवहारिकता, यानी कि तांबा जो होता है वो व्यवहारिकता। तो यहाँ पर हम अपने जीवन में बहुत से आदर्शों को बनाते हैं लेकिन कभी उनको अपने व्यवहार में नहीं लाते हैं। तो बात वही की गई है कि आपके आदर्श जो आप बनाते हैं वो खरा सोना है, लेकिन उस सोने में थोड़ा सा तांबा ज़रूर मिलाइए, यानी कि उन्हें व्यवहार में लेकर आइए ताकि आप एक प्रैक्टिकल आइडियलिस्ट बन सकें, जैसे कि महात्मा गांधी थे। बहुत सारे लोगों ने उन्हें फॉलो किया सिर्फ कुछ भी जाने बगैर, सिर्फ इसलिए क्योंकि उनके आदर्श इस हद तक थे कि उन्होंने अपने उन आदर्शों को बनाया ही नहीं, उन्हें अपने व्यवहार में भी लेकर आए थे। तो ये हमारा पहला प्रसंग था। और दूसरा हमारा प्रसंग था झेन की देन, जिसमें हमने देखा क्या था कि जापानियों ने अपने आप को बहुत ज़्यादा डेवलप करने के लिए अपने काम की रफ्तार को, अपने दिमाग की रफ्तार को बढ़ाया। अमेरिका जो काम 1 महीने में करता था, जापानियों ने उसे 1 दिन में कंप्लीट करना शुरू किया, जिसकी वजह से उन्होंने हर काम के लिए इतनी स्पीड बनाई और उतनी ही स्पीड से इनका दिमाग चला। और उस दिमाग के इतने ज़्यादा इस्तेमाल होने की वजह से जापान में मनोरोग यानी कि दिमाग की बीमारी के बहुत सारे पेशेंट होने लगे। तो अब उसको रिलैक्सेशन देने के लिए, माइंड को पीस रिलैक्सेशन देने के लिए उन लोगों ने एक थेरेपी डेवलप करी जिसे बोला गया टी सेरेमनी। ठीक है, यहाँ पर एक तरीके से जो चाय पिलाई जाती थी, मुश्किल से 2 घूंट चाय होती थी। ठीक है, छोटी सी 2 घूंट की चाय जिसे करीबन 1.5 घंटे तक पीना होता था, धीमे 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 धीमे। तो ये टी सेरेमनी, जिसे चा नो यूँ कहा जाता है, ये हमारे दिमाग को पूरी तरीके से शांति नहीं करती थी, पूरी तरीके से बंद कर देती थी, ठंडा कर देती थी। जहाँ ना हम पास्ट के बारे में सोच रहे हैं, ना हम फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं, जो प्रेजेंट चल रहा है उसके बारे में सोच रहे हैं। तो इस प्रसंग में हमने कई चीज़ें सीखी कि हमें अपने दिमाग को आराम देने के लिए किसी भी काम को इतने हद तक धीमे प्रगति से करना चाहिए कि हमारा दिमाग पूरी तरीके से शांत हो जाए। ठीक है, तो ये 2 प्रसंग हमने पढ़ लिए। अब इन्हीं प्रसंगों के बाद हमारी एनसीईआरटी बुक में कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, इन्हीं क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस आज हम करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला आप प्रश्न देख रहे हैं, यहाँ पर आपके पास पहले आ रहे हैं मौखिक प्रश्न। ध्यान दीजिएगा, मौखिक प्रश्न यानी कि जिनका उत्तर आपको सिर्फ मुख से देना, लेकिन यहाँ पर हम पूरी तरीके से उसको लेकर आए हैं और इन प्रश्नों के उत्तर आपको 1 से 2 पंक्तियों में देने हैं, यानी कि 1 या 2 लाइन्स में ही देने हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ कि ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 15 शब्दों के अंदर आपको ये आंसर्स ख़त्म करने हैं, और ये आंसर 10 से 15 शब्दों के अंदर अगर आप ख़त्म कर रहे हो तो इसका मतलब है कि ये वेरी शॉर्ट आंसर है। ठीक है, तो पहला प्रश्न है, शुद्ध सोना और गिन्नी का सोना अलग क्यों होता है? शुद्ध सोना जो है वो प्योर होता है एकदम, उसमें किसी तरह की कोई मिलावट नहीं होती, लेकिन गिन्नी के सोने में जो है मजबूती लाने के लिए तांबे को मिलाया जाता है ताकि उनसे आभूषण बनाए जा सके। ठीक है, उनको भाई मजबूत इसलिए किया जाता है ताकि उनसे गहने बनाए जा सके। शुद्ध सोना और गिन्नी का सोना अलग इसलिए होता है क्योंकि शुद्ध सोना बिना किसी मिलावट के होता है, उसमें कुछ नहीं मिलाया जाता, प्योर सोना होता है, यह पूरी तरह शुद्ध होता है। जबकि गिन्नी के सोने में थोड़ा सा तांबा मिलाया होता है, इसीलिए वह ज़्यादा चमकता है
और शुद्ध सोने से भी मजबूत होता है। तो आप हमेशा देखोगे प्योर सोना जो है वो हल्का सा फेड होगा, येलो होगा लेकिन फेड होता है। लेकिन आप जब गहने देखते हो बहुत चमकते हुए तो उसमें तांबे की क्वांटिटी होती है, तांबा मिलाया जाता है ताकि वो थोड़ा चमकने लगता है। प्रैक्टिकल आइडियलिस्ट किसे कहते हैं? मैंने जस्ट अभी आपको थोड़ी देर बताया। अपने आदर्शों को व्यवहारिकता तक नहीं, हम अपने व्यवहार को उन आदर्शों तक लेकर जाते हैं, ठीक है ना। तो क्या है, प्रैक्टिकल आइडियलिस्ट उन्हें कहते हैं जो आदर्शों को व्यवहारिकता के साथ प्रस्तुत करते हैं। अपने आदर्शों को बना तो लेते हैं लेकिन अपने व्यवहार में भी लेकर आते हैं। डेली रूटीन में उन सारी चीज़ों को मानते हैं और हमेशा मानते हैं, हर परिस्थिति में मानते हैं। आज के समय में केवल आदर्शों से जीवन जीना कठिन है, इसीलिए उन्हें व्यवहारिकता के सांचे में ढालना ही पड़ता है। यानी कि आप मान लीजिए कि हमने आदर्श बना लिए, ठीक है, तो उन आदर्शों के सहारे हम नहीं चल सकते, उसे अपने व्यवहार में लाना बहुत ज़रूरी होता है। तभी आप एक उच्च जीवन जी सकते हैं, एक अच्छा जीवन जी सकते हैं। पाठ के संदर्भ में शुद्ध आदर्श क्या है? शुद्ध आदर्श क्या है? शुद्ध सोना, ठीक है ना। तो देखिए क्या है, पाठ के संदर्भ में शुद्ध आदर्श वह है जिसमें हानि लाभ की गुंजाइश नहीं होती, कि अगर हम ऐसा करेंगे तो इससे हमें क्या फायदा होगा या क्या नुकसान होगा, हम ये नहीं सोचते, ठीक है। अर्थात शुद्ध आदर्शों पर व्यवहारिकता हावी नहीं होती, हम उसको अपने हिसाब से ढालने की कोशिश, जब हमें ज़रूरत है तब तो हमारे आदर्श काम करें, और जब हमें लगता है कि नहीं हम यहाँ फंस रहे हैं तो हम अपने आदर्शों को अपने हिसाब से तोड़ मरोड़ लें, ऐसा नहीं होता। शुद्ध आदर्श का मतलब होता है कि जो चीज़ें हमने जैसे मानी हैं उसे हम वैसे ही इस्तेमाल करेंगे, जिनमें पूरे समाज की भलाई छिपी हो तथा जो समाज के शाश्वत मूल्यों को बनाए रखने में सक्षम हो, वही शुद्ध आदर्श है। शुद्ध आदर्श का एक सबसे बड़ी पहचान ये होती है कि जहाँ पर हम सिर्फ अपना भला नहीं, पूरे समाज के भले के बारे में सोचते हैं। कोई भी काम अगर हम कर रहे हैं तो देखिए, पहली बात तो ये है कि उसमें मानने वाली बात ये है कि हम ना उसमें अपना लाभ देख रहे हैं ना हम हानि देख रहे हैं, हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि अगर हमारे ये आदर्श हैं और इनको लेकर हम ये काम करते हैं तो इसमें हमें क्या फ़ायदा, ये नहीं कि पूरे समाज को कितना फ़ायदा होगा, ये देखकर चलते हैं। हमेशा शुद्ध आदर्शों की जड़ में पूरा समाज होता है साथ में। लेखक ने जापानियों के दिमाग में स्पीड का इंजन लगने की बात क्यों कही है? अब लेखक ने क्यों कहा कि उनके दिमाग में स्पीड का इंजन लगा? मैंने इसके पीछे आपको एक बहुत बड़ा रीज़न, जब हम पाठ पढ़ा रहे थे तो मैंने आपको बताया भी था कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के जब समाप्त हुई तो वो कैसे समाप्त हुई थी? अमेरिका द्वारा जापान पे 2 परमाणु बम गिराए गए, हिरोशिमा और नागासाकी पर, ठीक है। पूरी तरीके से ये युद्ध समाप्त हो गया, लेकिन जापान पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो गया। सिर्फ उस समय के लिए नहीं, आगे आने वाली कई पीढ़ियों तक उसका असर, इवन आज भी उसका असर वहाँ पर देखा जा सकता है। अब जापानियों के अंदर इस चीज़ को लेकर बहुत गुस्सा भी आ गया। उन्होंने कहा कि भाई ये एक विकसित नहीं, एक कहते हैं ना विकास, एक होता है, एक देश होता है विकसित देश और एक होता है विकासशील देश। विकासशील देश ऐसा होता है जो अभी धीरे धीरे करके विकास कर रहा है, एक वो होता है जो विकास कर चुका है यानी कि पूरी तरह डेवलप। तो अमेरिका डेवलप्ड कंट्री थी यानी कि विकसित देश था, और बाकी सभी देश जैसे अभी भारत है हमारा विकासशील देश है, अभी हम विकास कर रहे हैं। तो एक विकसित देश ने हमारे ऊपर 2 बम गिराए, जापानियों का मानना था, और हम पूरी तरीके से ख़त्म हो गए। तो उन्होंने कहा कि अब हम अपने आप को अमेरिका से आगे लेकर जाएंगे। वहाँ पे सिर्फ ये बात किसी एक नेता ने नहीं ठानी, वहाँ की हर एक जनता ने ठानी, और इसका नतीजा ये हुआ कि उन्होंने ये देखा कि अमेरिका जो काम 1 महीने में कर रहा है, अगर हमें उससे आगे निकलना है तो हमें वो काम 1 दिन में करना होगा। और ये चीज़ उन्होंने अपने दिमाग में ठानी और कर ली, जिसकी वजह से जो काम वो अमेरिका 1 महीने में कर रहा था, जापानियों ने उसे 1 दिन में करना शुरू किया, जिसकी वजह से अब देख लीजिए, अगर हमारे हाथ जितनी रफ्तार से चलेंगे उससे ज़्यादा तेज़ हमें अपना दिमाग चलाना पड़ता है। हमेशा ध्यान रखो कि अगर आप ये चाहते हो कि आपका काम जल्दी हो तो आपको उससे पहले अपने दिमाग को चलाना शुरू कर देना होता है, और यही किया जापानियों ने, अपने दिमाग को बहुत तेज़ दौड़ाया। तो इसीलिए क्या कहा गया लेखक ने कि जापानियों ने अपने दिमाग में स्पीड का इंजन लगा लिया।
जापानी लोग उन्नति की होड़ में सबसे आगे हैं, इसीलिए लेखक ने जापानियों के दिमाग में स्पीड का इंजन लगने की बात कही। अब स्पीड का इंजन लगाने के लिए रीज़न भी होना चाहिए, ठीक है। अब जैसे आप लोग सिंपल सा एक मैं ऐसे बोलती हूँ, सुबह आप लोग उठते हो, बड़े आराम से उठोगे, वॉशरूम जाओगे, तैयार होगे, सब कुछ बड़े आराम से 1-1.5 घंटा लगा देते हो। आप लोगों में कोई स्पीड नहीं है, ठीक है। लेकिन इसी के अपोजिट आप मम्मा के पास आ जाओ, मम्मा देखो कितनी स्पीड से काम कर रही है, क्यों? क्योंकि वो जानती है कि उन्हें ये सारा काम करना है ना। अब आपके पास स्पीड कब आती है? जब आपको खेलने जाना हो और आपके पास बहुत सारा होमवर्क हो, तब आप देखिए होमवर्क करने के लिए आप कितनी तेज स्पीड से काम करोगे, और जितनी स्पीड से काम कर रहे हो उसी तेजी से अपना दिमाग चलाओगे। तो हमेशा अगर किसी काम को हम जल्दी करना चाहते हैं तो उसके पीछे कोई रीज़न होना भी ज़रूरी है, ठीक है ना। हमें टाइम पे काम ख़त्म करना है। अब आपको शाम को खेलने जाने का समय 6 बजे है, आप स्कूल से 3 बजे आ रहे हो, तो आपके पास 3 घंटे का समय है, और 3 घंटे के अंदर आपको अपना सारा होमवर्क कर लेना है ताकि आप शाम को खेलने जा सको। तो एक लिमिटेड टाइम आपके पास है, काम बहुत ज़्यादा है, तो आपको स्पीड पकड़नी, तो आपके पास रीज़न है, आपके पास रीज़न है कि आपको काम जल्दी करना है। तो इसीलिए आप अपने दिमाग में पहले क्या करोगे, स्पीड लेकर आओगे, तब आपके हाथ स्पीड में चलेंगे। अगर आपके पास रीज़न नहीं है तो आप किसी भी तरीके से तेज काम कर ही नहीं सकते हो। नेक्स्ट आते हैं, जापानी में चाय पीने की विधि को क्या कहते हैं? चायोनु। क्या कहते हैं? चायोनु। चलिए देखिए क्या है। जापानी में चाय पीने की विधि को चा नो यू कहते हैं, जिसका अर्थ है टी सेरेमनी, और चाय पिलाने वाला चाजीन कहलाता। मैंने बताया था ना, वहाँ चाय आपको 2 घूंट चाय मिलेगी, छोटे से कप में 2 घूंट चाय, जिसे आपको 1.5 घंटे तक पीना है। और इसका रीज़न सिर्फ ये है कि इस काम को इतना धीमे हमें इसलिए करना है क्योंकि जब हम काम बहुत तेज़ी से हम करना चाहते हैं तो अपने दिमाग को उतनी तेज़ी से दौड़ाते हैं। अब आप चाहते हो कि आपका दिमाग अगर शांत हो तो जो काम आप कर रहे हो उसे उतना ही धीमी स्पीड से करना पड़ेगा, तो आपका दिमाग भी उतना शांत होता चला जाता है। जापान में जहां चाय पिलाई जाती है उस स्थान की क्या विशेषता है? पहली चीज, वो स्थान जो है एक दफ्ती के दीवारों की बनी एक पर्णकुटी है, वहाँ बहुत शांति होती है, इतनी शांति होती है कि चाय बनाने वाला जब पानी उबलता है तो उस उबलने की आवाज़ तक साफ सुनाई देती है। तो अब अगर आपको दिमाग को शांत करना है तो आसपास अगर आप शोर रहेगा, कोई बात कर रहा है, तो हमारा दिमाग वहाँ जाएगा, हम शांत नहीं कर सकते अपने दिमाग को किसी भी हाल में। तो वहाँ पर शांति होना पहली प्रायोरिटी होती है। तो देखिए क्या है, जापान में जहाँ चाय पिलाई जाती है वहाँ की सजावट पारंपरिक होती है। अब जापानियों की परंपरा के अनुसार अगर आपने देखा होगा, बहुत सारी आपने जापानी मूवीज़ देखी होंगी या सीरीज़ देखी होंगी, तो उनमें आप देखते हो कि उनके यहाँ जो बनावट है वो कुछ अलग तरीके की हट्स होती हैं, तो उस तरह की सजावट वहाँ पर हो जाती है। मोस्टली आप जापानियों में देखोगे कि ज़मीन पर चटाई बिछा कर वो लोग ज़मीन पर ही बैठते हैं। प्राकृतिक ढंग से सजे हुए इस छोटे से स्थान में केवल 3 लोग बैठकर चाय पी सकते थे। कितने? सिर्फ 3 लोग चाय बैठे, क्योंकि ज़्यादा लोग बैठेंगे तो बातें करेंगे तो दिमाग कहाँ से शांत होगा, तो वहाँ पर ज़्यादा लोगों की एंट्री मना थी। वहाँ अत्यंत शांति और गरिमा के साथ चाय पिलाई जाती है। शांति उस स्थान की मुख्य विशेषता है, जो मैंने बताया, वहाँ पर शांति होना पहली चीज़ है, क्योंकि जितनी शांति रहेगी, क्योंकि अब देखिए इसको ऐसे भी देखिए, जब शहरों में बहुत सारे लोग काम करते हैं, बहुत स्ट्रेसफुल हो जाते हैं, तो वो कहते हैं हम बहुत थक चुके हैं, हम वेकेशन पे जाना चाहते हैं। ऐसा होता है, अक्सर होता है। तो वो वेकेशन पे ऐसी जगहों पे जाना चाहते हैं जहाँ शांति हो, भीड़ नहीं हो, शोर शराबा नहीं हो, ताकि वो रिलैक्स कर सके। क्यों? क्योंकि शांति, जो जब आसपास आवाज़ें नहीं होती, कुछ नहीं होता, तो हमारा दिमाग उतना ही शांत हो जाता है। अब हम आ जाते हैं अपने लिखित प्रश्नों पर। लिखित प्रश्न में क्या है देखिए, का निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 25 से 30 शब्दों में लिखिए। तो अब आप जितने भी आंसर लिखोगे, मिनिमम 25, मैक्सिमम 30, इतना वर्ड्स होने चाहिए। अब देखिए इसमें सिंपल है कि अगर 25 से 30 शब्दों का आंसर आप लिख रहे हो तो इसके लिए आपको मार्क्स कितने मिलने चाहिए? इसके लिए 2 मार्क्स का होगा। हमेशा ध्यान रखना,
वर्ड लिमिट है, अगर मान लीजिए वर्ड लिमिट दी है, नंबर्स नहीं दिए हैं, तो आप मान लो कि वो 2 मार्क्स का है। अगर 2 मार्क्स दिए गए हैं, वर्ड लिमिट आपको नहीं पता, तो इतना मान लो कि 25 से 30 शब्दों के बीच आपको उसका आंसर लिखना है। तो ये कुछ क्राइटेरिया है। हमेशा मैं अपने वीडियोज़ में ये चीज़ आपको क्लियर करती हूँ कि आपको अगर नंबर दिए गए हैं तो कितने वर्ड लिमिट के अंदर आपको कितने शब्दों का आंसर लिखना है, यह हमेशा बताती हूँ। तो याद रखिए 25 से 30 शब्दों का अगर आप आंसर कहीं पर भी लिख रहे हो तो उसके लिए आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। पहला क्वेश्चन है, शुद्ध आदर्श की तुलना सोने से और व्यवहारिकता की तुलना तांबे से क्यों की गई है? अब इसका रीज़न बताना है। देखिए, आदर्श हमारे व्यक्तित्व को निखारते हैं, हमेशा याद रखिए। सोना क्या होता है? वो निखरा हुआ होता है, तो इसीलिए आदर्शों को शुद्ध सोने के जैसे कहा गया है। और तांबे को व्यवहारिकता क्यों की गई है? क्योंकि अगर हम सोने में तांबे को ना मिलाएं तो वो सोना हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। उसी तरह आदर्शों को बना लेना और अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना, ये 2 अलग अलग चीज़ें होती हैं। कुछ लोग क्या होते हैं, अपने जीवन के आदर्श बना तो लेते हैं लेकिन अपने व्यवहार में नहीं लाते, तो फिर ऐसे आदर्श बनाना तो खाक है। क्या करोगे इन आदर्शों का? शोकेस में रखने के लिए थोड़ी ना बनाए गए। भाई बनाए गए हैं तो उनको इस्तेमाल करो ना, क्योंकि इस्तेमाल करोगे तो आपको भी फायदा है, औरों को भी फायदा है। तो व्यवहारिकता का मतलब क्या हुआ? व्यवहारिकता का मतलब ये हुआ कि आप उनको अपने व्यवहार में लेकर आइए, अपनी डेली रूटीन में उनको लेकर आइए, उनका इस्तेमाल करिए। ठीक है। शुद्ध सोने में किसी प्रकार की मिलावट नहीं की जा सकती। तांबे में सोना मजबूत तो हो जाता है परंतु उनकी शुद्धता समाप्त हो जाती है। देखिए, अब अगर हम सोने में तांबे को मिला दें तो क्या होगा? वो प्योर तो नहीं रहेगा लेकिन वो बहुत सारे लोगों के काम आने लायक बन जाएगा। अब एक तरह आप एकदम शुद्ध सोना लो, शुद्ध सोना जिसमें चमक नहीं है लेकिन कीमती है, वो प्योर है, ठीक है, कीमती है, लेकिन उसे आप इस्तेमाल भी नहीं कर सकते हो, क्योंकि अब सोने का इस्तेमाल क्या है? गहने बना सकते हो। अब गहने अगर उसके बनेंगे तो वो इस तरीके के होंगे कि आप पहनोगे तो तुरंत मुड़ जाएंगे, वो आप इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। लेकिन अगर उसी शुद्ध सोने में आप तांबा मिला दो, ठीक है, तांबा मिला दोगे तो क्या होगा? वो सोना इस्तेमाल करने लायक बन जाएगा। कीमती तो वो तब भी रहेगा लेकिन अब क्या है, वो सभी के उपयोग के लिए हो जाएगा, सभी को फायदा पहुंचाएगा, है ना। तो वही चीज यहां पर बताइए कि हम आदर्श बना तो लेते हैं, वो बहुत अच्छे होते हैं लेकिन वो बेकार हैं क्योंकि अभी तक वो किसी के काम नहीं आ रहे हैं। अब उसमें अगर हम व्यवहारिकता मिलाते हैं, यानी कि उन आदर्शों को जिनको हमने बनाया, जैसे गांधी जी ने सत्य और अहिंसा बनाया, सत्य अहिंसा बना तो लिया दूसरों के लिए लेकिन अपने लिए नहीं बनाया, तो क्या फायदा? उन्होंने खुद इस्तेमाल किया, यानी कि उन आदर्शों को अपने व्यवहार में लेकर आए। तो अब उससे फायदा क्या हुआ? देखिए, सत्य और अहिंसा से ये फायदा हुआ कि उनको मानने वाले, उनका अनुयायी करने वाले और उन्होंने स्वतंत्रता कराने में काफी हेल्प करी, ठीक है ना। तो एक तरीके से जो है उससे फायदा हुआ, सिर्फ गांधी जी को ही नहीं, पूरे समाज को, पूरे देश को, ठीक है। तो वही चीज उन्होंने बताया, परंतु शुद्धता समाप्त हो जाती है। इसी प्रकार व्यवहारिकता में शुद्ध आदर्श समाप्त हो जाते हैं, परंतु जीवन में आदर्श के साथ व्यवहारिकता भी आवश्यक है, क्योंकि व्यवहारिकता के समावेश से आदर्श सुंदर व मजबूत बनते हैं। अब आप ये बोलो कि अगर जो आदर्श हैं उन आदर्शों में अगर हम व्यवहारिकता मिलाते हैं तो वो कुछ जो है अशुद्ध जरूर हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं अपनी लाइफ में, तो उनकी शुद्धता तो समाप्त हुई, लेकिन फिर ऐसे आदर्शों का मतलब क्या जिन्हें से कोई फायदा ना हो। तो इसलिए हमेशा जो है आदर्शों के साथ व्यवहारिकता का मिला होना जरूरी होता है, ताकि वो आदर्श सिर्फ हमारे नहीं पूरे समाज के काम में आ सके। अब आप में से बहुत सारे बच्चों का ये क्वेश्चन होगा कि मैम व्यवहारिकता का क्या मतलब? व्यवहारिकता का मतलब ये होता है कि उन्हें हम अपनी डेली रूटीन, अब जैसे मान लीजिए आपने बोला कि नहीं, हम सारे रूल्स रोड के जो नियम होते हैं उन्हें हम सबको अच्छी तरीके से फॉलो करेंगे, चाहे वो स्पीड लिमिट हो, चाहे वो रेड लाइट हो, येलो लाइट हो, ग्रीन लाइट हो, या कोई भी जो नियम हो, ट्रैफिक के जितने भी नियम हैं उन सभी को फॉलो करेंगे और आप जो है उनको करते हो। लेकिन जब कभी आपको देर हो रही है कहीं जाने की या कुछ है, तो आप उन नियमों को अपने हिसाब से तोड़ लेते हो, तो ये शुद्ध आदर्श नहीं कहलाते। शुद्ध आदर्श का मतलब उनको हमेशा इस्तेमाल करो, उनको हमेशा इस्तेमाल करो। ये नहीं है कि समय या सिचुएशन के हिसाब से उनको तोड़ मरोड़ करो। अगर आप मानते हो तो हमेशा मानोगे, चाहे देर हो रही हो चाहे ना हो रही हो।
इसको बोलते हैं आदर्शों को व्यवहार में लेकर आना। नेक्स्ट देखिए, चाजीन ने कौन सी क्रियाएं गरिमापूर्ण ढंग से पूरी की। अब यहाँ पर चाजीन कौन था? जो चाय बनाने वाला व्यक्ति था पर्णकुटी में, उसको चाजीन कहते हैं। अब उसने कौन सा काम किया भाई? उसने सबसे पहले क्या है, बहुत ही सोफिस्टिकेटेड ढंग से उन लोगों को प्रणाम किया, ऐसे झुक के, जैसे जापानियों का होता है अभिवादन करने का तरीका। फिर उनको बैठाने के बाद भाई उसने बड़ी गरिमापूर्ण ढंग से पानी चढ़ाया, बगल वाले रूम में गया, वहाँ से बर्तन लेकर आया, कप वगैरह, उनको बहुत ही गरिमा से पोंछा, फिर चाय को छाना और फिर ला के दिया। तो उसने ये सारी प्रक्रियाएं जो हैं वो बहुत ही गरिमापूर्ण ढंग से संपन्न की। चाजीन ने टी सेरेमनी से जुड़ी सभी क्रियाएं बड़ी गरिमापूर्ण ढंग से की। यह सेरेमनी एक पर्णकुटी में हुई। चाजीन द्वारा अतिथियों को उठकर स्वागत करना, आराम से अंगीठी सुलगाना, चायदानी रखना, यानी कि चायदानी जिसमें पानी खौलेगा, दूसरे कमरे से चाय के बर्तन लाना, उन्हें तौलिए से पोंछना व चाय के बर्तनों में डालने आदि की सभी क्रियाएं गरिमापूर्ण ढंग से अर्थात बड़े ही आराम से, अच्छे व सहज ढंग से करी। यानी कि एक होता है ना भड़ भड़ काम करना, एक होता है बहुत आराम से सलीके से सारा काम करना। तो वो चाजीन हर एक काम सलीके से इसलिए करा था क्योंकि उसे जल्दी नहीं थी। यहाँ पर हर एक मूवमेंट को बहुत ही स्लो करना था, क्योंकि जो थेरेपी के लिए लोग आए हैं अपने दिमाग को शांत करने के लिए, वो सबसे पहले चाजीन की प्रक्रिया को देखें कि वो हर एक काम को कितने सोफिस्टिकेटेड ढंग से, यानी कितनी धीमी मुद्रा से कर रहा है। इस देखते ही देखते उनका दिमाग जो है पहले थोड़ा स्लो होना शुरू हो जाता है, फिर चाय पीते पीते तो और ज़्यादा स्लो हो जाता है। टी सेरेमनी में कितने आदमियों को प्रवेश दिया जाता था और क्यों? तो टी सेरेमनी में सिर्फ 3 आदमियों को प्रवेश दिया जाता था, और इसका सबसे बड़ा रीज़न ये होता था क्योंकि वहाँ पर शांति होना पहली विशेषता है। अगर शांति, अब ज़्यादा लोग होंगे तो जाहिर सी बात है बातें होंगी, हा ही होगा, तो जिस थेरेपी के लिए वहाँ आया जा रहा है वो थेरेपी ठीक से संपन्न नहीं हो पाएगी। इस वजह से वहाँ पर ज़्यादा लोगों को जाने की परमिशन नहीं दी जाती थी। टी सेरेमनी में केवल 3 ही लोगों को प्रवेश दिया जाता था ताकि वहां शांति बनी रहे। इसका कारण यह भी है कि व्यक्ति भागदौड़ से भरी जिंदगी से दूर कुछ पल अकेले में बिताए। पहली चीज तो ये है कि भाई यहाँ पर लोग आ क्यों रहे हैं, उस भागदौड़ भरी जिंदगी से थोड़ा सा निजात पाने के लिए, और जब ये करने के लिए आ रहे हैं तो वहाँ पर पीस चाहिए। अब ज़्यादा लोग हो जाएंगे तो वो पीस नहीं रहेगा, दिमाग शांत नहीं होगा। साथ ही जहां इंसान भूतकाल और भविष्यकाल की चिंता से मुक्त होकर वर्तमान में जी पाए। अब वो जगह ऐसी थी जहां हमें ना पास्ट चाहिए ना फ्यूचर चाहिए, हमें सिर्फ प्रेजेंट में ही काम करना है, वहीं पर जीना है। अधिक आदमियों के आने से शांति के स्थान पर अशांति का माहौल बन जाता है। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम लोग सब लोग ज़्यादा लोग हो जाते हैं तो फिर बातें करने लगते हैं। इसीलिए यहाँ 3 ही लोगों के प्रवेश की अनुमति है। तो ज़्यादा लोगों की अनुमति वहाँ पर इसलिए नहीं दी जाती थी ताकि वहाँ पर शांति, एक जो वहाँ के नियम हैं उनको फॉलो करना, कि ज़्यादा लोग रहेंगे तो शोर शराबा होगा और वहाँ पर आया जा रहा है दिमाग की शांति के लिए, वो नहीं हो पाएगा। प्रश्न संख्या 4 है, चाय पीने के बाद लेखक ने स्वयं में क्या परिवर्तन महसूस किया? अब वो चाय जो 2 घूंट चाय आई थी उसे 1.5 घंटे तक धीमे धीमे बहुत धीमे धीमे भी, यानी समझ लो 1-1 2-2 बूंद पीना था। अब जब ये लेखक चाय पी रहा था तो उसे क्या महसूस किया? उसे लगा कि ना जाने वो उसका समय ठहर गया है, वो अनंत, वो समय बीत ही नहीं रहा है, अनंत काल में जी रहा है। ना उसे पास्ट की टेंशन थी ना उसे फ्यूचर की टेंशन थी, उसका दिमाग पूरी तरीके से शांत हो चुका था। जिस समय में वो जी रहा है वो जैसे लग रहा है आगे को बढ़ ही नहीं रहा है, आगे बढ़ ही नहीं रहा है, रुक सा गया है। चाय पीने के बाद लेखक ने महसूस किया कि जैसे उसके दिमाग की गति मंद पड़ गई। मंद मतलब एकदम धीमी पड़ गई, क्योंकि वहां पर काम करने की प्रक्रिया जब धीमी होती है तो दिमाग भी धीमा हो जाएगा। धीरे धीरे उसका दिमाग चलना ही बंद हो गया। यहां तक कि उन्हें कमरे में पसरे हुए सन्नाटे की आवाजें भी सुनाई देने लगी। उन्हें लगा कि मानो वे अनंत काल में जी रहे हैं।
वो भूत और भविष्य दोनों का चिंतन ना करके वर्तमान काल में जी रहे हैं। ना उन्हें पास्ट की चिंता थी, ना उन्हें फ्यूचर की टेंशन थी। वो जैसे लग रहा था एकदम एक ऐसी समय में जी रहे हैं जो अनंत काल है, जो कब शुरू हुआ कब खत्म होगा नहीं पता। तो एक तरीके से उनका दिमाग भी पूरी तरीके से बंद हो चुका था, धीरे धीरे धीमा होता होता पूरी तरीके से बंद हो चुका था। अब हम आ जाते हैं खा प्रश्नों पर। खा प्रश्न क्या पूछे गए देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 50 से 60 शब्दों में लिखिए। अब देखिए, जहां कहीं पे भी 50 से 60 शब्द लिखने की बात आपसे कही जा रही है, सिंपल सी एक चीज है कि ये आपके दीर्घोत्तरीय प्रश्न है। कौन से प्रश्न है? दीर्घोत्तरीय प्रश्न है। तो यहाँ पर आप अंदर जितने भी आंसर लिखेंगे, जो कोई भी आपको मैं चैप्टर एक्सप्लेन करती हूँ, उनमें हर एक चीज़ में कहीं छोटी छोटी कहानियाँ, बहुत सारी चीज़ें होती, तो उनको अच्छे से जान लीजिए, समझ लीजिए। अब वो क्वेश्चन किसी भी वे में पूछा जाए, चाहे वेरी शॉर्ट हो, लॉन्ग हो, किसी भी वे में हो, आप बहुत आसानी से सबके उत्तर दे पाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इन लॉन्ग क्वेश्चंस को करना। पहला है, गांधी जी में नेतृत्व की अद्भुत क्षमता थी, उदाहरण सहित इस बात की पुष्टि कीजिए। बात सही है, उनमें नेतृत्व की अद्भुत क्षमता थी। वो एक आह्वान करते थे, पूरी भीड़ की भीड़ उनके पीछे, चाहे उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन किया हो, असहयोग आंदोलन किया हो, जितने भी आंदोलन किए हों, उन्होंने किसी भी आंदोलन का आह्वान किया, लोगों ने उनके पीछे उनका सहयोग दिया। गांधी जी में नेतृत्व की अद्भुत क्षमता थी। उन्होंने अपने सारे आंदोलनों को व्यवहारिकता के स्तर से आदर्शों के स्तर तक चढ़कर चलाया था। ठीक है, यानी कि आपने मान लीजिए कोई भी अगर आंदोलन चलाया, जैसे उन्होंने बोला असहयोग आंदोलन चलाया, ठीक है, तो असहयोग आंदोलन का तात्पर्य क्या था? अंग्रेजों को किसी भी तरह का सहयोग प्रदान नहीं करना। तो ये काम सबसे पहले उन्होंने शुरू किया। ठीक है, ये उन्होंने सिर्फ आंदोलन चलाकर ये नहीं कह दिया कि हम असहयोग आंदोलन करेंगे। उन्होंने जो है, जैसे था विदेशी छोड़ो, तो उन्होंने हर एक विदेशी चीज को छोड़ दिया था, स्वदेशी अपनाओ। तो जो कोई भी आंदोलन उन्होंने चलाया, उस आंदोलन में जो भी नियम कायदे वो दूसरों के लिए बनाते थे, सबसे पहले अपने अंदर इंप्लीमेंट करते थे, उन सारी चीजों को मानते थे। तो आदर्शों को क्या करते थे? व्यवहारिकता तक लेकर आते थे। इसीलिए उनके सारे आंदोलन, भारत छोड़ो, सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन, दांडी मार्च सफल हुए। क्योंकि वो, अब कहते हैं दांडी मार्च है, पैदल चलो नमक बनाने के लिए, तो पहले वो पैदल चले ना, फिर उनके पीछे पूरी दुनिया चली। तो पहले उन्होंने उसको अपनाया, उन्होंने चीजें करी, तब लोगों ने अपनाया, इसीलिए सफल हुआ। उन्होंने सत्य और अहिंसा को अपने आदर्शों का हथियार बनाया। इन्हीं सिद्धांतों के बलबूते पर उन्हें ब्रिटिश साम्राज्य से टक्कर भी ली। उनके नेतृत्व में लाखों भारतीयों ने उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर संघर्ष किया। देशवासी उनके नेतृत्व को स्वीकार करके गर्व का अनुभव करते थे। अब उनके ये सारे आंदोलन सफल होना, और इसके पीछे सबसे बड़ा कारण था कि पूरा जनसामान्य इन आंदोलनों में बढ़ चढ़ कर भाग लेता था। और बढ़ चढ़ कर भाग लेने के लिए सबसे बड़ा रीजन ये था कि गांधी जी जिन भी आंदोलनों को शुरू करते, उनके जो भी नियम बनाते, उन सारे नियमों को वो खुद फॉलो करते थे, तब पूरी जनता उनको फॉलो करती थी। ठीक है ना, तो इसीलिए ये आंदोलन सफल होते थे और इसीलिए इन्हें कुशल नेतृत्व कहा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपके विचार से कौन से ऐसे मूल्य हैं जो शाश्वत हैं? वर्तमान समय में उन मूल्यों की प्रासंगिकता स्पष्ट कीजिए। अब आपको वो मूल्य बताने हैं जो शाश्वत, जो पहले थे, आज हैं और हमेशा रहेंगे। ठीक है, मूल्य का मतलब होता है हमारे जीवन में जीने के कुछ तरीके होते हैं, कुछ चीज़ें होती हैं, वो सारी चीज़ें बतानी है। और आज के समय में इनकी क्या प्रासंगिकता है, यानी कि आज के समय में हम इनको किस तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। तो देखिए क्या है, सत्य, अहिंसा, परोपकार, ईमानदारी, सहिष्णुता आदि मूल्य शाश्वत हैं। कैसे? सत्य कभी भी लोगों में, जैसे जहाँ जहाँ कहीं पे भी झूठ होगा, देखिए झूठ कुछ देर के लिए तो आपको ठीक लगेगा, लेकिन आगे चल के वो परेशानी बढ़ाता है, हमेशा ध्यान रखना। तो वही चीज़ है, ये सारे मूल्य जो हैं शाश्वत हैं, जो पहले थे, आज भी हैं और हमेशा रहेंगे। वर्तमान समय में भी इनकी प्रासंगिकता बनी हुई है, अर्थात इनके ज़रूरत है और लोग इस्तेमाल भी कर रहे हैं, क्योंकि आज भी सत्य और अहिंसा के बिना राष्ट्र का कल्याण और उन्नति नहीं हो सकती। आप
क्योंकि आप ये मान के चलिए कि जब तक सही नहीं है, हम जब तक अहिंसक नहीं हो, अगर हम हिंसक हो जाएंगे तो मारकाट मच जाएगी ना। अहिंसा का होना उतना ही ज़रूरी है। तो कोई भी देश हो, कोई भी राष्ट्र हो, वो आगे नहीं बढ़ पाएगा, उन्नति नहीं हो पाएगी। शांतिपूर्ण जीवन बिताने के लिए परोपकार, त्याग, एकता, भाईचारे तथा देश प्रेम की भावना होना अत्यंत आवश्यक है। अगर आप शांति से जीवन बिताना चाहते हो तो ये सारे मूल्य भी ज़रूरी हैं। पहले भी थे, आज भी हैं और आगे भी रहेंगे। यदि हम आज भी परोपकार और ईमानदारी के मार्ग पर चलें तो समाज को अलगाव से बचा सकते हैं। बहुत सारे समाज ऐसे हैं, एक जो है लोगों में अलगाव हो रहा है, तो वो सबसे बड़ी बात है कि आपको परोपकार, एकता, देश प्रेम, ये सारी चीज़ें आपके अंदर अगर आ जाएं तो ये अलगाव अपने आप ही बंद हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, अपने जीवन की किसी घटना का उल्लेख कीजिए। हमें अपने जीवन की किसी घटना का उल्लेख करना है। कौन सी घटना? शुद्ध आदर्श से आपको हानि लाभ हुआ हो। अब वो आपको चीज़ बतानी है जहाँ पर आपने जो आदर्श आपके बताए उससे कभी हानि हुई हो या कभी लाभ हुआ हो, वो इंसिडेंट आपको अपनी लाइफ का बताना है। तो देखिए क्या है, शुद्ध आदर्श का पालन करने में मैं एक बार खुद ही फंस गया। ठीक है, क्या हुआ? एक बार एक ट्रैफिक हवलदार को मैंने रिश्वत लेते हुए पकड़ा कि वो रिश्वत ले रहा था। मेरे आदर्श ये थे कि भाई ये तो गलत है ना, और उसकी शिकायत उसके बड़े अफसर से कर दी। तो उल्टा उसके बड़े अफसर ने सिग्नल तोड़ने के जुर्म में मेरा ही चालान काट दिया। अब चूंकि कहते हैं ना कि एक ही थाली के चट्टे बट्टे, तो वो अफसर भी शायद ऐसा ही रहा हो जो रिश्वत खो रहा हो। तो भाई उसके नीचे वाले व्यक्ति की हमने शिकायत करी, उसने बोला तुमने तो सिग्नल तोड़ा। तो इस तरीके से इस आदर्श के चक्कर में अपने को ही हानि हो गई। नेक्स्ट क्या है, अब फिर से हमें एक घटना का उल्लेख करना है जिसमें क्या, शुद्ध आदर्श में व्यवहारिकता का पुट देने से लाभ हुआ हो। ठीक है, अब जो अभी तो हमने शुद्ध आदर्श का इस्तेमाल किया, अब उस शुद्ध आदर्श में अगर हमने व्यवहारिकता मिलाई तो उससे हमें क्या बेनिफिट मिला, ऐसा कोई हमें इंसिडेंट बताना है। देखिए क्या है, शुद्ध आदर्श में व्यवहारिकता का पुट देकर एक बार मैंने शिक्षक से शाबाशी भी पाली और एक विद्यार्थी को नकल करने से भी रोक दिया। अब क्या, कोई भी विद्यार्थी नकल कर रहा होगा तो मैंने शिकायत कर दी तो भाई उसका नकल करना तो रुक गया, लेकिन जो टीचर ने मुझे शाबाशी भी दी। हुआ यूं कि एक बार परीक्षा भवन में मेरे आगे बैठा विद्यार्थी नकल कर रहा था। मैं उसे रोकना चाह रहा था, परंतु यदि उसकी शिकायत मैं सीधे जाकर शिक्षक से करता तो बाद में वह मुझसे बदला अवश्य लेता। मैंने शिकायत करता तो वो तुरंत बता देता। इसलिए मैंने इशारे से शिक्षक को उसकी करतूत बता दी। परिणाम स्वरूप शिक्षक ने उसकी सारी नकल की सामग्री चुपचाप फाड़कर कूड़े में फेंक दी। तो यहाँ पर एक चीज़ होती है ना कि हम खुलकर काम करना, और एक होता है सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपने दिमाग से खेल कर काम करिए, वो चीज़ होती है व्यवहारिकता में। चलिए, नंबर 4 क्वेश्चन है, शुद्ध सोने में तांबे की मिलावट या तांबे में सोना, गांधी के आदर्श और व्यवहार के संदर्भ में यह बात किस तरह झलकती है, स्पष्ट कीजिए। अब मैं आपको शुद्ध सोने में तांबे की मिलावट बता चुकी हूँ, और तांबे में सोने की मिलावट ये होती है कि व्यवहारिकता में इक्का दुक्का आदर्श ले आओ, वो बात अलग होती है। तो अब गांधी जी के व्यवहारिकता में ये चीज हमको साबित करनी है, किस तरीके से। शुद्ध सोने में तांबे की मिलावट का अर्थ है आदर्शवाद में व्यवहारवाद को मिलाना। समझ में आया? हम अपने आदर्शों को ज्यादा मान दें और उसे हम अपने व्यवहार में लेकर आए, इंप्लीमेंट करें। शुद्ध सोना आदर्शों का प्रतीक है और तांबा व्यवहारिकता का प्रतीक है। गांधी जी व्यवहारिकता की कीमत जानते थे, यानी कि अपने जीवन में किसी चीज को मानना या करना, इनकी कीमत वो जानते थे, इसीलिए वे अपना विलक्षण आदर्श चला सके। लेकिन वे अपने आदर्शों को व्यवहारिकता के स्तर पर उतरने नहीं देते थे। या अब इसमें दो चीजें होती हैं, एक तो होता है हमारा आदर्श, इसमें हम थोड़ा थोड़ा व्यवहारिकता मिला दें, अर्थात इन आदर्शों को अपनी लाइफ में इस्तेमाल करें। दूसरी चीज क्या होती है, अब हमारे जो व्यवहारिकता है, जैसे हम बिहेव करते हैं, उसमें हम आदर्श को मिलाएं नहीं। उसमें मतलब ये हो गया कि ज़्यादातर हम व्यवहार कुशल रहेंगे, कभी कदार हम आदर्श को इस्तेमाल कर लेंगे। ऐसे नहीं करना, हमें हमेशा आदर्शों को इस्तेमाल करना है, लेकिन उसे
डेली रूटीन में, ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। उतरने नहीं देते थे। वे सोने में तांबा नहीं बल्कि तांबे में सोना मिलाकर उसकी कीमत बढ़ाते थे। वे नीचे से ऊपर उठाने का प्रयास करते थे, ना कि ऊपर से नीचे गिराने का। इसीलिए कई लोगों ने उन्हें प्रैक्टिकल आइडियलिस्ट भी कहा है। यही कारण थे कि उनके आदर्श कालजयी हुए। कालजयी यानी कि हमेशा, पहले भी थे, आज भी हैं और हमेशा रहेंगे, जो उनके आदर्श रहे हैं। नंबर 5 है, गिरगिट कहानी में आपने समाज में व्याप्त अवसरानुसार अपने व्यवहार को पल पल में बदल डालने की एक वानगी देखी। इस पाठ के अंश गिन्नी की सोना के संदर्भ में स्पष्ट कीजिए कि आदर्शवादिता और व्यवहारिकता, इनमें से जीवन में किसका महत्व है। अब देखिए, आपके बुक में एक कहानी है गिरगिट, जो आपके सिलेबस से हटा दी गई है। सिंपल सी एक चीज़ है, पहले ये सिलेबस में इंक्लूडेड थी लेकिन अब हटा दी गई है। तो अगर आपने नहीं पढ़ी है तो मैं वहाँ पे बता दूँ कि वहाँ पर क्या होता है कि एक छोटा सा क्या कहते हैं झगड़ा होता है, आई थिंक, जो क्या कहते हैं एक कुत्ते को लेकर। तो कुत्ता जो है वो करता है, उसको क्या कहते हैं लड़ाई झगड़ा होता है। तो वो समझते हैं कि भाई ऐसा ही कोई व्यक्ति होगा, तो पुलिस वाला उस पर चढ़ जाता है, उसको जुर्माना लगाता है। फिर ये पता चलता है कि नहीं भाई, ये तो किसी बड़े अफसर का है, कुत्ता है। तो भाई फिर वो क्या कहते हैं उसको छोड़ देता है। फिर वो पता चलता है कि नहीं भाई ये नहीं था, इसको निकाल दिया है, तो फिर उसको जुर्माना लगाता है। फिर कहते हैं नहीं भाई उसको खोज रहे हैं। तो मतलब पल पल एक नफ़ा नुकसान के हिसाब से जो पुलिस वाला था वो अपने व्यवहार को बदल रहा था। अगर आपको पूरी कहानी पढ़नी है तो आपके बुक में है गिरगिट, उसे आप पढ़िएगा, अच्छी कहानी है। तो वो कहानी थी, वहाँ पर वो पुलिस वाला सिचुएशन के हिसाब से बार बार अपने व्यवहार को बदल रहा था। ठीक है, जहाँ उसे लग रहा था फ़ायदा है तो मीठा मीठा हो जाता, जहाँ उसे लगता है अरे किसी काम का नहीं है तो फिर वो कड़वा कड़वा बोलने लगता, उसके ऊपर जुर्माना लगाने लगता। ये सारी चीज़ें हो रही थी उसमें। तो अब ये गिरगिट कहानी थी। अब इसी में गिन्नी की सोना के आधार पर आपको आदर्शवादिता और व्यवहारिकता, इन दोनों से जीवन में किसका महत्व है ये बताना है। देखिए, दोनों का अपना अपना महत्व है। आदर्श हमारे होने चाहिए, उन्हें व्यवहार में लाना चाहिए, मगर सिचुएशन के अनुसार उनको नहीं बदलना चाहिए। सिचुएशन कोई भी हो, आपके आदर्श हमेशा एक जैसे होने चाहिए, हर किसी के लिए, हर समय। ये एक मेन चीज होती है। गिन्नी का सोना पाठ के आधार पर यह स्पष्ट है कि जीवन में आदर्शवादिता का ही महत्व है। अवसरवादी व्यक्ति सदा अपना हित ही सोचता है, यानी कि जो व्यक्ति सिर्फ व्यवहारिक होगा वो अवसरवादी होगा। वो सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में ही अच्छी सोच रखेगा कि नहीं मुझे ये चीज़ मिल जाए, किसी तरह से मेरा हो जाए। ठीक है, वह प्रत्येक कार्य अपना लाभ हानि देखकर ही करता है। आज भी समाज के पास जो भी मूल्य हैं वे सब आदर्शवादियों द्वारा दिए गए हैं। अतः जीवन में आदर्श के साथ ही सही व्यवहारिकता के मिश्रण का ही महत्व है। कि मतलब जो चीज़ें सही आदर्श होने चाहिए, लेकिन उसे किस तरीके से व्यवहार में लाना है, ये एक बहुत बड़ी बात होती है। अपने जीवन के आदर्श तो हर कोई एक व्यक्ति डिसाइड कर लेता है, लेकिन उसको अपने व्यवहार में नहीं ला पाता, या सिचुएशनली लाता है। जिस तरीके से परिस्थिति होती है उस तरीके से लाता है, नहीं है तो नहीं लाएगा, या उन आदर्शों में तोड़ मरोड़ कर देता है, जैसे कि गिरगिट कहानी में हुआ। ठीक है, अब आ जाते हैं नंबर 6। लेखक के मित्र ने मानसिक रोग के क्या क्या कारण बताए हैं, आप इन कारणों से कहाँ तक सहमत हैं। तो जापान में मानसिक रोगी ज़्यादा हैं। अब लेखक ने इसके क्या क्या कारण बताए। भाई, उनका स्पीड से ज़्यादा बहुत तेज़ी से काम करना, अपने दिमाग का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना मानसिक रोग का कारण है। लेखक के मित्र ने मानसिक रोग का मुख्य कारण अमेरिका से आर्थिक प्रतिस्पर्धा को बताया, यानी कि उन्हें अपने आप को आर्थिक तौर पे अमेरिका से ज़्यादा सक्षम करना है। ठीक है, जिसके परिणाम स्वरूप देश के लोगों ने 1 महीने का काम 1 दिन में करने का प्रयास करते हैं। इस कारण वे शारीरिक व मानसिक रूप से बीमार रहने लगते हैं। भाई, हर शरीर की अपनी कैपेसिटी है, मशीन थोड़ी ना है कि मशीन भी एक पे आकर रेस्ट चाहती है, और शरीर क्या है वो तो और रेस्ट चाहता है, नहीं दोगे तो बीमार होगा। लेखक के ये विचार सत्य हैं,
क्योंकि शरीर और मन मशीन की तरह कार्य नहीं कर सकते हैं और यदि उन्हें ऐसा करने के लिए विवश किया तो मानसिक संतुलन बिगड़ जाना स्वाभाविक है। तो यहाँ का सबसे बड़ा कारण क्या था? अमेरिका से आर्थिक प्रतिस्पर्धा, जिसके कारण वो 1 महीने का काम 1 दिन में करना चाहते थे, जिसकी वजह से वो मशीन की तरह काम कर रहे थे और वह बीमार रहने लगते हैं। प्रश्न संख्या 7 है, लेखक के अनुसार सत्य केवल वर्तमान है, उसी में जीना चाहिए। लेखक ने ऐसा क्यों कहा है, स्पष्ट कीजिए। टी सेरेमनी में जब वो गए तो उनका पास्ट फ्यूचर सब कुछ गायब हो गया, ठीक है। वो इतना वर्तमान में जैसे लग रहा है सिर्फ प्रेजेंट में जी रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि भाई जो है वो वर्तमान है, जो हमारे सामने है, जिसमें हम कुछ कर सकते हैं। सिंपल की बात, सत्य वही है। आप देखो, पास्ट में अगर कोई चीज हो चुकी है, हम उसको सिर्फ सोच सकते हैं, हम कुछ कर नहीं सकते। कर सकते? कुछ नहीं कर सकते, तो वो हमारे लिए बेकार है। आने वाला समय हम उसके बारे में अभी सोच सकते हैं, प्लानिंग कर सकते हैं, लेकिन अभी हम कुछ नहीं कर सकते। कर सकते हैं? नहीं कर सकते। इसलिए पास्ट एंड फ्यूचर बेकार है। जो है वो प्रेजेंट है, क्योंकि जो कुछ हम प्रेजेंट में करेंगे या हम कर रहे हैं, ये हमारे पास्ट का असर होता है और फ्यूचर के लिए होता है। तो जो कुछ हम कर सकते हैं, जो बदलाव कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, वो हम प्रेजेंट में कर सकते हैं, हम फ्यूचर के लिए या पास्ट के लिए नहीं कर सकते। इसीलिए उन्होंने कहा कि दोनों समय मिथ्या है, जो सत्य है वो वर्तमान है। लेखक के अनुसार सत्य वर्तमान है, उसी में जीना चाहिए। हम अक्सर या तो गुजरे हुए दिनों की बातों में उलझे रहते हैं या भविष्य के सपने देखते हैं और इस तरह भूत या भविष्य काल में जीते हैं। असल में दोनों काल मिथ्या हैं, पास्ट भी और फ्यूचर भी बेकार है। हम जब भूतकाल में अपने सुखों एवं दुखों पर गौर करते हैं तो हमें दुख बढ़ जाता है। बात सही है। हम अगर अभी हम बैठे हैं और अपने पास्ट के बारे में सोचा जाके, तो कोई चीज़ अगर ऐसी है जो हमें दुख देगी या बहुत अच्छा समय है तो भी हमें दुख देगी, ठीक है। भविष्य की कल्पनाएं भी हमें दुखी करती हैं क्योंकि हम उन्हें पूरा नहीं कर पाते। जो बीत गया वह सत्य नहीं हो सकता और जो अभी तक आया ही नहीं उस पर कैसे विश्वास किया जा सकता है। वर्तमान ही सत्य है क्योंकि वह हमारे सामने घटित हो रहा है। वर्तमान ही सत्य है और उसी में जीना चाहिए। तो ये हम सभी मानते हैं कि जो चीज़ें पास्ट में हो चुकी हैं वो प्रेजेंट में हमें दुख दे सकती हैं। भविष्य में हम कुछ कर नहीं सकते, इसलिए तो भी हम दुखी होते हैं। जो हम कर सकते हैं या जो कोई भी बदलाव है वो हम प्रेजेंट में कर सकते हैं। तो इसलिए हमें सिर्फ प्रेजेंट में रहना चाहिए, प्रेजेंट में जीना चाहिए। पास्ट एंड फ्यूचर की चिंता और सोच सब कुछ छोड़ देना चाहिए, त्याग देना चाहिए। अब हम आ गए गा प्रश्न पे। गा में क्या है? निम्नलिखित के आश्रय स्पष्ट कीजिए। अब यहाँ पर हमारे सामने कुछ पंक्तियां हैं, इन पंक्तियों को पढ़ना है और इसके पीछे लेखक क्या कहना चाहते हैं ये हमको बताना है। समाज के पास अगर शाश्वत मूल्यों जैसा कुछ है तो वो आदर्शवादी लोगों का ही दिया हुआ है। शाश्वत मूल्य क्या होते हैं? जो पहले थे, आज हैं और हमेशा रहेंगे, ठीक है। तो लेखक का कहना है कि अगर शाश्वत मूल्य जैसी कोई भी चीज होती है तो वो हमारे आदर्शवादी लोगों जैसे कि महात्मा गांधी हैं, स्वामी विवेकानंद हैं, दयानंद सरस्वती हैं, ऐसे बहुत सारे जो हैं महापुरुष हुए, ज्योतिबा फुले हैं, जिन्होंने इन आदर्शों का निर्माण किया, जो पहले थे, आज हैं और हमेशा रहेंगे। ये आदर्शवादी लोगों द्वारा दिए गए ये जो है मूल, जो शाश्वत मूल्य हैं वो दिए गए हैं। इस पंक्ति का आश्रय है आदर्शवादी लोग समाज को आदर्श रूप में रखने वाली राह बताते हैं कि समाज को किस तरीके से, किस तरह, कहाँ चलाना है, क्या करना है। क्योंकि देख लीजिए, हम लोग आदर्शवादी लोग नहीं हैं। हम लोगों ने अपने जीवन को जीने के लिए कोई नियम स्वतः ही नहीं बनाए। हम हमेशा किसी को रोल मॉडल लेते हैं, उसके जीवन को देखते हैं, उनके मूल्यों को हम एक्सेप्ट करते हैं। तो वो जिनको हमने रोल मॉडल बनाया है ना, वो आदर्शवादी लोग हैं, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन जीने के तरीकों को डेवलप किया है, समाज में सुधार किया है, चीज़ों को किया है। तो उन्होंने जिन मूल्यों को बनाया वो हमारे रोल मॉडल होते हैं और उन्हीं के आदर्शों को हम फॉलो करते हैं। तो क्या बता रहे? यही लोग जीवन को आगे ले जाने की राह को बताते हैं। आदर्शवादी लोग ही समाज में मूल्यों की स्थापना करते हैं। जब समाज एक आदर्श स्थापित करता है और जो सबके हित के में सर्वमान्य होता है, तो जो आदर्श उन्होंने स्थापित किए वो सभी के लिए सर्वमान्य होते हैं। क्यों?
क्योंकि वो सभी के लिए फायदेमंद होते हैं। वही आदर्श मूल बन जाते हैं, जबकि व्यवहारिक आदर्शवाद वास्तव में व्यवहारिकता ही है, उसमें आदर्शवाद कहीं नहीं होता। तो व्यवहारवादी लोग क्या होते हैं, वो सिर्फ अपने फायदे के लिए सोचते हैं, उनमें आदर्श का इतना सा भी पुट नहीं होता है। तो हमेशा हमारे जो रोल मॉडल हैं उनके आदर्शों को अपनी व्यवहारिकता के में अगर हम लेकर आएंगे तो समाज हमेशा आगे की तरफ बढ़ेगा ही बढ़ेगा। नेक्स्ट है, जब व्यवहारिकता का बखान होने लगता है तब प्रैक्टिकल आइडियलिस्टों के जीवन से आदर्श धीरे धीरे पीछे हटने लगते हैं और उनके व्यवहारिक सूझबूझ ही आगे आने लगती है। जब व्यवहारिकता यानी कि जब हम प्रैक्टिकलिज्म की बात करते हैं कि हम बहुत प्रैक्टिकल हैं, चीज़ों को सिचुएशन के अकॉर्डिंग हैंडल करते हैं, तो जो आदर्शवादी लोग होते हैं उनके आदर्श कहीं पीछे हट जाते हैं और वो उनका प्रैक्टिकलिज्म सामने आने लगता है। ठीक है, यानी कि वो लोग सिचुएशन के अनुसार अपने आदर्शों का इस्तेमाल करते हैं, सिचुएशन नहीं है तो उन्हें पीछे कर देते हैं और वो बहुत ही प्रैक्टिकल बन जाते हैं। देखिए क्या है, इस पंक्ति का आशय है कि व्यवहारिक आदर्शवाद वास्तव में शुद्ध व्यवहारिकता ही होती है। ध्यान रखना, व्यवहारिक आदर्शवाद मोस्ट रूम से क्या होता है, व्यवहारिक आदर्श। यहाँ पर आदर्शवाद के साथ व्यवहारिकता नहीं है, इन्होंने क्या किया, इन्होंने व्यवहारिकता में आदर्शवाद को मिलाया, यानी कि अपने व्यवहार में इक्का दुक्का आदर्शों को शामिल कर लिया, जब जरूरत है तब इस्तेमाल कर रहे हैं, नहीं जरूरत तो नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं। तो बेसिक ऐसे लोग क्या होते हैं, वो बहुत प्रैक्टिकल होते हैं, यानी कि व्यवहारिक होते हैं। वो सामने वाले को देखेंगे, अरे भाई तुम बहुत उच्च पद पे बैठे हो, तुमसे बड़ी अच्छी तरीके से बात करेंगे। वहीं दूसरा व्यक्ति उसके बगल में बैठा है, अरे वो चपरासी है, तो उससे बुरी तरीके से बात करेंगे। तो ये व्यक्ति क्या होते हैं, व्यक्ति देखकर, समय देखकर अपने व्यवहार को बदलते रहते हैं। इनको हम आदर्शवादी नहीं बोल सकते, ये व्यवहारवादी होते हैं। जब आदर्श और व्यवहार में से लोग व्यवहारिकता को प्रमुखता देने लगते हैं और आदर्शों को भूल जाते हैं, तब आदर्शों पर व्यवहारिकता हावी होने लगती है। तीसरा प्रश्न है, हमारे जीवन की रफ्तार बढ़ गई है, यहाँ कोई चलता नहीं बल्कि दौड़ता है, कोई बोलता नहीं बकता है। हम जब अकेले पड़ते हैं तब अपने आप से लगातार बड़बड़ाते रहते हैं। तो ये बात हुई है झेन की देन में, जापानी, जहाँ पर लोगों ने अपने काम की रफ्तार को इतनी तेज बढ़ाया कि वो चल नहीं रहे हैं, वो दौड़ रहे हैं। वो किसी बात को बोलकर समझा नहीं रहे हैं, जब कोई नहीं है तो भी अपने दिमाग का इस्तेमाल करने के लिए बराबर बड़बड़ा रहे हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि वहाँ के लोगों ने अपने जीवन की रफ्तार, अपने काम करने की रफ्तार को इतना ज़्यादा तेज कर लिया है, जिसकी वजह से किसी भी समय उनके दिमाग में कुछ ना कुछ हमेशा चलता रहता है। वो बोलते रहते हैं, बड़बड़ाते रहते हैं, दौड़ते रहते हैं, हर समय उनका दिमाग कार्यरत रहता ही रहता है। इस पंक्ति का आश्रय ये है कि जापान के लोगों के जीवन की गति इतनी तीव्र हो गई है कि यहाँ लोग सामान्य जीवन जीने की बजाय असामान्य होते जा रहे हैं। यानी कि एक नॉर्मल लाइफ की जगह क्या हो रहा है, वो पूरी तरीके से रफ्तार के साथ काम करने में लगे हुए हैं। जीवन की भाग दौड़, व्यस्तता तथा आगे निकलने की होड़ ने लोगों का चैन छीन लिया है। अब चैन छीनने का तात्पर्य क्या है, वो शांत बैठते ही नहीं। हर व्यक्ति अपने जीवन में अधिक पाने की होड़ में भाग रहा है। इसी कारण वे तनावपूर्ण जीवन व्यतीत कर रहा है कि अब हर समय अगर हम कुछ ना कुछ करने में, सोचने में व्यस्त रहेंगे तो हम क्या होगा, टेंशन में अपनी लाइफ जिएंगे ना, तो वही टेंशन है। प्रश्न संख्या 4 है, सभी क्रियाएं इतनी गरिमापूर्ण ढंग से कि उसकी जगह भंगिमा, हर भंगिमा से लगता था मानो जय जयवंती ई के सुर गूंज रहे हों। यानी कि जो हम टी सेरेमनी के लिए लेखक गए, उसमें चाजीन हर एक काम को बहुत ही सलीके से, ध्यान से, धीरे धीरे कर रहा था। तो उसमें जो है एक तरीके का सुर सुनाई दे रहा था संगीत में, जिसे बोलते हैं जय जयवंती सुर, क्योंकि ये बहुत ही पीसफुल साउंड होता है, म्यूजिक का सुर होता है, तो वो एक चीज़ सुनाई देती है। यानी कि जय जयवंती का मतलब पूरी तन्मयता के साथ व्यक्ति उसमें काम करने में लगा हुआ है। इस पंक्ति का आशय यह है कि चाय परोसने वाले से अपना कार्य इतने सलीके से किया मानो कोई कलाकार बड़ी तन्मयता से सुर में गीत गा रहा हो। होता है ना, अब जैसे गीतकार है, जो लोग गाना गाते हैं वो एक तरीके से खो जाते हैं,
तो वो भी चाय बनाकर निकालने की प्रक्रिया को इतनी अच्छे तरीके से कर रहा था जैसे लगता है वो कहीं एकदम से खो गया हो। देखिए अब हमारे यहाँ पर जितने हमारे क्वेश्चंस थे 4 तरीके के हमने कंप्लीट किए, वेरी शॉर्ट, शॉर्ट, लॉन्ग और आश्रय स्पष्ट, ठीक है, जिनमें हम बोलेंगे एक्सप्लेनेशन। सारी चीज़ें हमने कर ली। अब हम आ गए हैं अपने व्याकरण आधारित प्रश्नों पे, यानी कि भाषा अध्ययन के प्रश्नों पर क्या होने वाला है इसमें। चलिए देखते हैं। नीचे दिए गए शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। अब आपको याद है कि जब हम लोग छोटी क्लासेस में थे तो टीचर शब्द देते थे और हम लोग वाक्य बनाते थे, बस वही काम अब आपको यहाँ पर करना है, ठीक है। शब्द दिए हैं व्यवहारिकता, आदर्श, विलक्षण, शाश्वत। तो देखिए इनका कैसे हम वाक्य प्रयोग कर रहे हैं। जैसे सबसे पहले आया व्यवहारिकता, हमेशा व्यवहारिकता ही काम में नहीं आती है। दूसरा वाक्य शब्द है आदर्श, आदर्श का पालन करने वाले विरले ही होते हैं, यानी कि बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। फिर है विलक्षण, क्या दिया गया है, डॉक्टर CV रामन विलक्षण वैज्ञानिक प्रतिभा के धनी थे। फिर आ जाते हैं शाश्वत, मृत्यु जीवन की शाश्वत सच्चाई है, यानी कि जो व्यक्ति जीवित है एक ना एक दिन उसे मृत्यु प्राप्त होगी, ये सत्य है। चलिए नेक्स्ट देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है, लाभ हानि का विग्रह इस प्रकार होगा। लाभ और हानि, कौन सा समास हुआ यहाँ पर, द्वंद्व समास, ठीक है। यहाँ द्वंद्व समास है जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं, दोनों पदों के बीच योजक शब्द का लोप करने के लिए योजक चिन्ह लगाया जाता है। नीचे दिए गए द्वंद्व समास का विग्रह कीजिए। अब समास आपके चैप्टर उसमें है तो अब आपको पढ़ना है, ठीक है। तो कैसे देखिए, अब इसमें है जो दिए हैं, माता पिता, पाप पुण्य, सुख दुख, रात दिन, अन्न जल, घर बाहर, देश विदेश। तो इन सभी को द्वंद्व समास के नियम के आधार पर विग्रह करना है, यानी कि इन सभी के बीच और या जैसे या तथा जैसे शब्दों को लगाना है और योजक चिन्ह को हटा देना है। तो ध्यान से देखिए यहाँ पर क्या है, माता पिता, माता और पिता, पाप पुण्य, पाप और पुण्य। फिर आ जाते हैं सुख दुख, सुख और दुख, रात दिन, रात और दिन, अन्न जल, अन्न और जल, घर बाहर, घर और बाहर, देश विदेश, देश और विदेश। तो देखा यहाँ पर हमने क्या लगाया, और लगाया, मोस्टली सभी में ही और लगा हुआ है। तो ये हमारा कौन सा समास था, द्वंद्व समास था। अब आ जाते हैं नेक्स्ट, नीचे दिए गए विशेषण शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनाइए, ठीक है। तो बहुत आसान है विशेषण, सफल, सफलता, विलक्षण, विलक्षणता, व्यवहारिक, व्यवहारिकता, सजग, सजगता, आदर्शवादी, आदर्शवादिता, शुद्ध, शुद्धता। तो ये सभी आप देख रहे हैं क्या थे, हमारे विशेषण थे जिनसे हमने बनाया क्या, भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा क्या होती है, वो चीज़ें जिन्हें हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, जिन्हें हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, सिर्फ महसूस की जा सकती हैं, वो ही आपकी क्या कहलाती हैं, भाववाचक संज्ञा। नेक्स्ट क्या है, नीचे दिए गए वाक्यों को संयुक्त वाक्य में बदलकर लिखिए। अब ये आपके सिलेबस में है, जहां पर रचना की दृष्टि से वाक्य के भेद हैं, जहां पर सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। अब हमारे सामने क्या दिए गए हैं, यहाँ पर 2 वाक्य दिए गए। पहला है अंगीठी सुलगाई, उस पर चायदानी रखी। अब इन 2 वाक्यों को संयुक्त वाक्य में बदलना है। संयुक्त वाक्य का नियम आप सभी को पता है, इसमें 2 वाक्य होते हैं और इन दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए कौन सा वो लगाया जाता है बीच में, अव्यय, समानाधिकरण, समुच्चयबोधक अव्यय लगाया जाता है। अब जैसे यहाँ पर अब आप देख रहे हो क्या दिया गया है, अंगीठी सुलगाई, उस पर चायदानी रखी। तो क्या होगा, उसने अंगीठी सुलगाई और उस पर चायदानी रखी। सिंपल यही होगा। देखिए, अंगीठी सुलगाई और उस पर चायदानी रखी। नेक्स्ट आते हैं, चाय तैयार हुई, उसने वह प्यालों में भरी। तो क्या होगा, चाय तैयार होते ही चाय तैयार हुई और उसने उसे प्यालों में भरी। देखिए क्या है, चाय तैयार हुई और उसने वह प्यालों में भरी। बगल के कमरे में जाकर कुछ बर्तन ले आया, तौलिए से बर्तन साफ किए। क्या हुआ, बगल के कमरे में जाकर कुछ बर्तन ले आया और तौलिए से उन बर्तनों को साफ किया। तो देखिए क्या है, बगल के कमरे में जाकर कुछ बर्तन
बर्तन ले आया और उसने तौलिए से बर्तन साफ किए। अब क्या दिया गया है, चलिए लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, नीचे दिए गए वाक्यों में मिश्र वाक्य बनाइए। अब देखिए मिश्र वाक्य का नियम क्या होता है, मिश्र वाक्य में भी 2 या 3 ऐसे करके वाक्य होते हैं और इन्हें समानाधिकरण नहीं, इन्हें व्याधिकरण समुच्चयबोधक अव्यय में लगाया जाता है। इस तरीके से अव्यय लगाए जाते हैं जिससे एक वाक्य का अर्थ दूसरे वाक्य को पढ़े बिना हम नहीं समझ सकें, उन्हें डिपेंड कर देते हैं हम दूसरे वाक्य पे। तो यहाँ क्या दिया है, चाय पीने की यह एक विधि है, जापान में उसे चा नो यू कहते हैं। तो अब इसको आप 2 तरीके से वाक्य बना सकते हो। सिंपल, चाय पीने की जो विधि है उसे चानो यू कहा जाता है। जापान में एक चाय पीने की विधि है जिसे चानो यू कहा जाता है, या जापान में जो चाय पीने की चानो यू विधि है उसे चानो यू क्या करें, जापान में चाय पीने की विधि को चानो यू कहा जाता है। सिंपल एक तरीके से आप इसको वाक्य बना देंगे। तो देखिए क्या है, जापान में इसे चानो यू कहते हैं जो चाय पीने की एक विधि है। तो अब आप यहाँ पर देख रहे हो, इसी जैसा शब्द लगाकर हमने क्या किया, इस वाक्य में अपूर्णता ले आए और इसे हमने दूसरे वाक्य पर डिपेंड कर दिया। नेक्स्ट है, बाहर बेढप सा एक मिट्टी का बर्तन था, उसमें पानी भरा हुआ था। बाहर जो मिट्टी का बेढप सा बर्तन था उसमें पानी भरा हुआ था। ठीक है, तो देखिए क्या है, बाहर बेढप सा एक मिट्टी का बर्तन था जो पानी से भरा हुआ था। नेक्स्ट है, चाय तैयार हुई, उसने वह प्यालों में भरी, फिर वे प्याले हमारे सामने रख दिए। चाय तैयार होते ही उसने उनको प्यालों में भरा और हमारे सामने लाकर रख दिया। तो देखिए क्या है, जैसे ही चाय तैयार हुई वैसे ही उसने प्यालों में भरकर हमारे सामने रख दी। तो देखा कितनी आसानी से ये पूरे हमने मिश्र वाक्य में बदल दिए और इसके साथ ही हमारा ये पूरे क्वेश्चन आंसर्स यहाँ खत्म हो गए। क्वेश्चन आंसर तो हमारे खत्म हो गए। अब फटाफट आप जाइए, नीचे डिस्क्रिप्शन में डीपीपी दिया गया है, उनको आप डाउनलोड करिए और उसको सॉल्व करिए। उसमें 4 तरीके के प्रश्न हैं, बहुविकल्पीय, अति लघु, लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय। 30 नंबर के क्वेश्चन दिए गए हैं और इन्हें लिख कर सॉल्व कीजिए। और अब हम मिलेंगे उसी डीपीपी के सोल्यूशन के साथ में। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।